कॉफी शॉप में दीपा ने जो व्यवहार किया था उस वजह से आनंद गुस्से में आकर उन दोनों को अकेला छोड़कर आगे निकल गया था। दीपा को अकेले पाकर दक्ष ने कहा, घबराओ मत दीपा, मैं आज ही आनंद से बात कर लेता हूँ। फिर तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और जल्द से जल्द हम दोनों अपने अपने पार्टनर से तलाक लेकर एक हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर दीपा गुस्से से भर गई। वो उठी और उसने एक जोरदार तमाचा दक्ष के गालों पर रसीद कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, अपनी औकात में रहो। अचानक से लगने वाले थप्पड़ की वजह से दक्ष का दिमाग घूम गया और उसने सवालिया नजरों से दीपा को देखते हुए गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है? मुझसे इस लड़ाते वक्त तो तुम्हें मेरी औकात याद नहीं आई और आज तुम मुझे औकात बता रही हो। दक्ष की बात सुनकर दीपा को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं बता रही हूँ तुम्हारी औकात। तुम क्या समझते हो, क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो अपनी खुशहाल ज़िंदगी में आग लगाऊंगी? और आनंद के सामने तुम हो क्या, एक दो कौड़ी के इंसान? तुमसे ज़्यादा तो मेरे घर का नौकर कमाता है। दीपा की बात सुनकर दक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें एक पार्ट टाइम खिलौना चाहिए था जिससे तुम अपना दिल बहला सको। क्यों, सही कहा ना मैंने? दीपा गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने उसे धक्का देते हुए कहा, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहती थी, तुम्हारे साथ अपना फालतू का वक्त गुजारना चाहती थी। अरे कॉलेज के ज़माने में तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त क्या गुजार लिया, तुम तो अपने आप को रोमियो ही समझने लगे। सही कहा तुमने, तुम्हारे धोखे को प्यार समझकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगा था। मैं ये जान ही नहीं पाया कि तुम एक घटिया सोच की गिरी हुई लड़की हो। दक्ष नफरत भरी नजरों से दीपा को देखता हुआ बोला। उसकी बातों ने जैसे आग में घी का काम किया। वह भड़कती हुई बोली, क्या कहा तुमने? मैं एक घटिया सोच की गिरी हुई लड़की हूँ? अरे कोई भी समझदार लड़की जिसके पास करोड़पति लड़कों की लाइन लगी हो, वह तुम जैसे फटियार लड़कों को लाइफ पार्टनर बनाएगी जिसकी जिंदगी ही राशन जोड़ने में निकल जाए। दीपा की बात सुनकर दक्ष के दिल को एक जोरदार झटका लगा। उसके दिल का दर्द आंसुओं की शक्ल में उसकी आंखों से बाहर निकल आया। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, सही कहा तुमने, कोई भी समझदार लड़की मुझ जैसे फटियार लड़के से क्यों शादी करती? लेकिन दुनिया की सभी लड़कियां तुम जैसी नहीं होती हैं। तकदीर ने मुझे तनु जैसी सुंदर, समझदार और पतिव्रता, हाँ सुना तुमने, तनु जैसी पतिव्रता लड़की को मेरी झोली में डाला। लेकिन मैं इतना बदकिस्मत था कि तुम जैसी घटिया लड़की के प्यार को सच्चा समझकर आज तक मैं उसे अपेक्षित करता रहा, उसे पत्नी होने का हक नहीं दिया। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। दक्ष की बात सुनकर दीपा कटकर रह गई। उसकी बातों का कोई जवाब नहीं सूझा। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। दूसरी ओर दक्ष अपने दिल का दर्द अपने आप में समेटे दीपा की ओर देखकर कहे जा रहा था, खैर जो हुआ सो हुआ। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी, लेकिन अब तो तुम्हारा अरबपति और हैंडसम पति तुम्हारे साथ है, तो फिर उसके साथ इतनी बड़ी दगाबाजी क्यों कर रही हो? तुम जैसी औरत को ही चरित्रहीन कहा जाता है। दक्ष के मुंह से अपने लिए चरित्रहीन शब्द सुनकर दीपा तड़प कर उसकी ओर पलटी और बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे चरित्रहीन कहा। क्यों? तुम मर्दों को जहाँ तहाँ मुंह मारने की आज़ादी है, लेकिन औरतों को सती साध्वी बने रहना चाहिए, क्यों? उसकी बात सुनकर दक्ष को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने अपने शर्ट की क्रीज को ठीक करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। क्यों मेरी बात का जवाब नहीं दोगे दक्ष? तुम भी तो इतने सालों से शादीशुदा होते हुए भी अपनी पत्नी को छोड़कर आज एक बार फिर से मेरे प्यार में पागल हो चुके हो। क्या तुम चरित्रवान हो? दीपा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ दक्ष से सवाल किया। तुम अपने आप से ना तो मेरी तुलना करो और ना मेरी पत्नी की। मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुम्हारे धोखे को भी प्यार समझता रहा। मैं पागल ये समझता रहा कि तुम जबरदस्ती शादी में बांधी गई हो और तकलीफ में हो। ये सोचकर मैंने अपने जीवन में आई खुशियों को दरकिनार कर दिया। और तुमने क्या किया? मुझे तो धोखा दिया ही, साथ ही अपने सीधे साधी पति को भी धोखा दे रही हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दक्ष ने बेहद घृणा भरे शब्दों में दीपा को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर दीपा के दिल को एक चोट सी लगी। उसने अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। ये सच है कि कॉलेज के ज़माने में मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन आनंद का रिश्ता आने के बाद मैंने अपने सुनहरे भविष्य की खातिर तुम्हें धोखा दिया। दीपा के शब्दों में आए हुए इस परिवर्तन को देखकर दक्ष पल भर के लिए चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा,
अब क्या गेम प्लान कर रही हो दीपा? उसकी बात सुनकर दीपा ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं को अपने आंचल में समेटते हुए कहा, मैं कोई गेम प्लान नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें एक सच्चाई बता रही हूँ जिससे तुम शायद आजीवन अनजान रह जाते। दक्ष ने उसकी ओर देखा लेकिन कहा कुछ भी नहीं। यह सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मैं भी तुम्हें प्यार करती थी और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। आज इतने वर्षों के बाद जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मेरा सोया हुआ प्यार एक बार फिर से जाग उठा। इतना कहकर दीपा पल भर के लिए रुकी और दक्ष की आंखों में झांकते हुए बोली, जब पिछली सारी बातें तुम्हें याद हैं तो फिर यह भी याद होगा कि हम दोनों का सपना था कि हम अपनी शादी के बाद अपना हनीमून शिमले में मनाएंगे। जब मैंने तुम्हें यहाँ शिमला में देखा तो कहीं ना कहीं मेरे मन में दबी हुई इच्छा ने एक बार फिर से सर उठा लिया। मैं तुम्हारे साथ प्यार के उन पलों को एक बार फिर से जीना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि मेरी इच्छा नाजायज है, एक पत्नी के धर्म के विरुद्ध है। दीपा की बातों को सुनकर दक्ष बुरी तरह चौंक गया, लेकिन इस बार वह सावधान था। वो नहीं चाहता था कि एक बार फिर से दीपा की बातों में आकर खुद को गलत साबित कर ले। उससे इतने सारे झटके मिलने के बाद अब उसे उस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाह रहा था। दीपा भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए उसने पहाड़ी पर बने उस बेंच की कुर्सी पर निढाल होकर बैठते हुए बेहद थके स्वर में बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। भले ही मैं आनंद से शादी के बाद दुनिया के सारे सुख और वैभव का आनंद ले रही थी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में आज भी तुम छुपे बैठे हो। दक्ष ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह निर्विकार भाव से दूसरी ओर देखता रहा। उसे इस तरह से अपने आप को उपेक्षित करता हुआ देखकर दीपा ने उठ खड़ी हुई और उसने दक्ष की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जानते हो दक्ष, एक बार तो शायद मैं अपने आप पर कंट्रोल कर भी लेती, लेकिन तुम्हारे मुंह से बार बार अपनी पत्नी तनु का जिक्र और उसकी तारीफ सुनकर मेरा दिल जल उठा था। मैं जलन की आग से जल उठी थी। मेरे दिल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल तक जो लड़का मेरा दीवाना था वह मेरे प्यार को और मुझे भुलाकर किसी भी लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता है। और शायद मेरी इसी जलन ने मुझे अपने धर्म से भी पथभ्रष्ट होने पर मजबूर कर दिया। मैं एक बार फिर से तुम्हें अपना बनाकर तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी, ताकि तुम सारी उम्र मेरे प्यार में पागल बने रहो और उस तनु के कभी ना हो सको। इतना कहकर दीपा खामोश हो गई, लेकिन उसकी बात सुनकर दक्ष के तो होश उड़ गए। उसने बड़ी नफरत भरे शब्दों में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। ईर्ष्या की आग में तुम इतनी अंधी हो गई कि एक बार फिर से तुमने मेरे साथ साथ तनु की जिंदगी भी बर्बाद करने की साजिश कर डाली। तुम्हारे झूठे प्यार के चक्कर में आकर अगर मैंने तनु को डिवोर्स दे दिया होता तो उस बेचारी का क्या होता? अरे उसे तो शादी और रिश्तों के नाम से नफरत हो जाती। और मेरा क्या, मैं तो पहले से ही बर्बाद था। जिंदगी मुझे और क्या बर्बाद करती। उसकी बात सुनकर दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थीं। दक्ष ने एक बार उसे गहरी नजरों से देखा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने देखकर दीपा ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। इस तरह मुंह मोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम्हारे दिल में अपने रिश्ते के लिए जरा सी भी इज्जत है तो अपने पति से जाकर माफी मांगो और उसके साथ अपना जीवन यापन करो। आज मुझे खुद से ज्यादा उस बेचारे आनंद पर तरस आ रहा है। और हाँ, यदि हो सके तो अपनी और अपने रिश्ते की लाज जरूर बचाए रखना। इतना कहकर दक्ष दीपा को वहीं छोड़कर जाने लगा। उसे इस तरह जाता हुआ देखकर दीपा ने कहा, मुझे इस तरह छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो दक्ष? हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए मैं तो अपनी भूल सुधारने के लिए वापस अपने घर अपनी तनु के पास जा रहा हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह मेरी पिछली गलतियों को माफ़ कर दे। और रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हारा रास्ता तुम्हारे पति के घर की ओर जाता है। अब अपने रिश्ते को तुम किस तरह निभाती हो ये तुम पर डिपेंड करता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी आंखें खोल दी। और हाँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। आज के बाद अब अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर हम मिल भी जाएं तो एक दूसरे के लिए अनजान ही रहेंगे। एक बार फिर से मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरी आंखें खोलने के लिए। इतना कहकर दक्ष बड़ी तेजी के साथ नीचे घाटियों में उतरने लगा। अब वह जल्द से जल्द होटल पहुंचकर अपना सामान पैक कर अपने घर लौटना चाह रहा था। उसकी आंखों के आगे तनु का उदास चेहरा घूम रहा था, साथ ही अपनी माँ की बातें उसे याद आ रही थी। नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचकर सबसे पहले मैं माँ और तनु से माफ़ी मांगूंगा और फिर
एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। दक्ष जब होटल पहुंचा तो उसने देखा आनंद उससे पहले ही होटल पहुंच चुका था और वह बालकनी में टहल रहा था। शायद वह दीपा का इंतजार कर रहा था। आनंद ने दक्ष को अकेला आया देखा तो उसके कमरे में आया और घबराहट भरे शब्दों में पूछा, दक्ष तुम अकेले आ गए? दीपा कहाँ है? ऐसा तो नहीं कि उसे मेरी बात का ज्यादा ही बुरा लग गया? क्या करूं, सब मेरी गलती है। मैं तो जानता हूँ कि छोटी छोटी बातों में दीपा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन मुझे क्या जरूरत थी उस पर इतना गुस्सा करने की। दक्ष पल भर के लिए आनंद की ओर देखता ही रह गया। मन ही मन वह सोच रहा था कि कितना बड़ा बिजनेसमैन आदमी होते हुए भी आनंद मन का कितना सच्चा और भोला है। उसने आनंद को दिलासा देते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उतनी ही जल्दी उसका गुस्सा शांत भी हो जाता है। वह थोड़ी देर में आती ही होगी। गुस्से में थी इसलिए उसने मेरे साथ आने से भी मना कर दिया, इसलिए मैं अकेला चला आया। आप घबराइए मत। आनंद ने जब दक्ष को अपना सामान पैक करते हुए देखा तो उसने पूछा, क्या बात है, आप वापस लौट रहे हैं क्या? उसकी बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आनंद जी। दरअसल मुझे आए हुए बहुत दिन हो गए। अब मेरा ऑफिस का काम भी खत्म हो चुका है और घर पर परिवार वाले भी इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं इसी वक्त अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। दक्ष की बात सुनकर आनंद ने अपना कार्ड देते हुए कहा, आप दीपा के बेस्ट फ्रेंड हैं। यहाँ तो काम के चक्कर में हमारी अच्छी तरह से बात भी नहीं हो पाई। यह रहा मेरा कार्ड। जब कभी आपको समय मिले आप अपनी पत्नी के साथ हमारे घर जरूर आइए, मुझे बहुत खुशी होगी। दक्ष ने आनंद से उसका कार्ड ले लिया और उससे गले मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया और अपना बैग उठाकर नीचे होटल के रिसेप्शन में चला गया। उसका दिल कर रहा था कि वह पंख लगाकर अपने घर पहुंच जाए और उसने तनु को जितना दुख दिया है उससे 100 गुना ज़्यादा प्यार देकर उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। थोड़ी देर के बाद दक्ष होटल से निकलकर अपने घर के लिए चल पड़ा, अपने मन में ढेर सारी आशाएं और आंखों में बहुत सारे सपने लेकर। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिलो दिमाग में यह प्रश्न भी किसी कांटे की तरह अटका हुआ था कि क्या तनु उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। उसने अपने जिस प्यार का हवाला देकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था, क्या सारी सच्चाई जानने के बाद उसे अपनाएगी? कल तक जहाँ दक्ष अपने घर से दूर भागता था, आज उसे अपने घर का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और जैसे ही उसने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा उसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। दक्ष ने अपनी माँ के पैर छुए और कनखियों से इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें तनु को ढूंढ रही थी। तनु, ओ तनु बेटा, कहाँ हो? देखो दक्ष आ गया है, इसके लिए चाय पानी कुछ लेकर आओ। दक्ष की माँ ने तनु को आवाज देते हुए कहा, क्या बात है, इस बार तो तुमने बहुत दिन लगा दिए, कोई जरूरी काम था क्या? और देख तो कितना दुबला भी हो गया है, क्या समय पर खाना नहीं खाता था? दक्ष की माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। उनकी बूढ़ी आंखों में अपने बेटे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। थोड़ी ही देर में तनु चाय के साथ ढेर सारा नाश्ता भी तैयार करके ले आई थी और उन दोनों माँ बेटे के सामने रख दिया। कल तक अपनी पत्नी की उपेक्षा करने वाला दक्ष आज चोरी चोरी उसे निहार रहा था। तनु के चेहरे पर आज भी वही पहले वाली मासूमियत और खूबसूरती दिखाई दे रही थी। दक्ष को यह देखकर बहुत निराशा हुई कि तनु ने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। मशीन की तरह यंत्रवत उसने अपना काम किया और वापस रसोई में चली गई। तनु की उपेक्षा को देखकर दक्ष के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसकी माँ दक्ष के चेहरे पर आते जाते भाव को देख रही थी और उनकी अनुभवी नजरें बहुत कुछ महसूस भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। चाय नाश्ते के बाद दक्ष घर से बाहर घूमने के लिए चला गया। दक्ष जब घर लौटकर आया तो उसने देखा पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा है। खाने की खुशबू से उसकी भूख और तेज हो गई। जल्दी से वह मुंह हाथ धोकर खाने की टेबल पर आ गया। उसने देखा आज सारी चीजें उसकी पसंद की बनी थी। दक्ष की आंखों में तनु के लिए प्रशंसा के भाव थे। वह बार बार नजरें बचाकर तनु की ओर देख लेता था, लेकिन तनु तो न जाने किस पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी कि उसने एक बार भी नजरें उठाकर इधर उधर नहीं देखा। सबको खाना परोसती रही और खाना खाने के बाद सारे बर्तन उठाकर ले गई। खाना खाने के बाद माँ बेटे दोनों अपनी गप में मशगूल हो गए। रसोई से बर्तनों की उठापटक की आवाज आ रही थी। जाहिर था तनु बर्तन साफ कर रही थी।
दक्ष बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। उसे इस तरह घड़ी की ओर देखता हुआ पाकर माँ ने कहा, शायद तुझे नींद आ रही है बेटा, वैसे भी थका हुआ होगा, जाकर सो जा। इतना कहकर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और दक्ष को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह झटपट अपने कमरे में गया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। अब उसे बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार था तो तनु का। अपने दिलो दिमाग में रह रहकर योजनाएं बना रहा था कि तनु आएगी तो वह उसे किस तरह बात करेगा, उसे क्या बताएगा। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और किचन के सारे काम खत्म करने के बाद तनु कमरे में आई। उसने कपड़े बदले और लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गई। उसने एक बार भी मुड़कर दक्ष की ओर नहीं देखा, और भला वह देखती भी क्यों। दक्ष ने तो उसे इतने सालों में इस बात का अच्छी तरह एहसास दिला दिया था कि वह सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ की बहू है। वह किसी और से प्यार करता है, इसलिए उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता है। आज दक्ष को अपनी खुद की कई बातें याद आ रही थीं और उसे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। लेकिन वक्त तो हाथ से निकल चुका था, शायद वह तनु के दिल से भी निकल चुका था। पूरी रात दक्ष ने करवटें बदलते हुए निकाल दी, लेकिन तनु पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह हुई और वह रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन दक्ष की माँ को आज अपना बेटा बदला बदला नजर आ रहा था। उनकी अनुभवी नजरें बता रही थीं कि उनके बेटे का मन बदल रहा है। कल तक जो अपनी पत्नी को और नजरें उठाकर नहीं देखता था, आज वह चोरी चोरी उसे निहार रहा था। माँ के मन में भी एक आशा की किरण जाग गई। उसने नजरें उठाकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अगर ये बदलाव तूने किए हैं तो तेजी से बदलाव कर और मेरे बेटे के जीवन में खुशियां बरसा दे। लेकिन अपने बेटे से ज़्यादा उन्हें अपनी बहू तनु के लिए दुख था, क्योंकि उस बेचारी ने इतने सालों में अपने सारे सपनों को आग में जलाकर दिन रात एक कर अपने आप को उसकी सेवा में लगा दिया था। उन्होंने कई बार तनु से कहा भी कि ऐसे रिश्ते में रहने से क्या फ़ायदा जब पति उसे अपने पत्नी का दर्जा ही ना देता हो। अच्छा होगा तुम अपने मायके चली जाओ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन हमेशा की तरह तनु का एक ही जवाब होता, माँ जी, भले ही आपके बेटे ने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन मैं तो उन्हें अपने पूरे मन से पति माना है। और एक भारतीय नारी जिसे एक बार अपना पति मान लेती है, उसके साथ भी और उसके बिना भी अपनी पूरी जिंदगी काट लेती है। मैं कभी भी हार मानकर अपने मायके नहीं लौटूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर उनका कलेजा फट जाता, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उन्हें अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह लाचार थी। उन्होंने तो अपनी ओर से दक्ष को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह तो अपने पहले प्यार की कशिश में ऐसा डूबा था कि उसे दीपा के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद अपने बेटे का सुर बदला बदला लग रहा था। अपने बेटे के इस बदले रवैये से जहाँ एक ओर उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर इस बात की फिक्र हो रही थी कि क्या तनु इतनी उपेक्षा के बाद उसे अपनाएगी। उधर तनु इन सारी बातों से बेखबर हमेशा की तरह अपने काम में और अपनी सास की सेवा में लगी हुई थी। ऑफिस के काम से लंबे टूर के बाद दक्ष ने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी थी। वह तनु को रिझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तनु थी कि उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। दक्ष की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि तनु उससे कम से कम बात तो करे। दक्ष अपनी ओर से बात करने की कोशिश करता, लेकिन इतने सालों से सिर्फ हाँ या ना में बात करने के कारण खुद वह भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर बोलूं तो क्या बोलूं। दूसरी ओर माँ इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि दक्ष के दिल में अब दीपा का भूत निकल चुका है और अब वह तनु की ओर झुक रहा है। एक और जहां उन्हें इस बात की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर एक औरत होने के नाते इस बात का गुस्सा भी था कि कोई भी औरत बिस्तर पर बिछा हुआ चादर नहीं है कि जब चाहा इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा उठाकर फेंक दिया। दक्ष की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, लेकिन वह अपने और तनु के बीच की दूरियां नहीं खत्म कर पाया था। इस बीच उसके सर पर एक मुसीबत और आ गई। सुबह सुबह दोनों माँ बेटे नाश्ता कर रहे थे, तभी माँ ने कहा, दक्ष बेटे, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ माँ, बोलो क्या बात है। दक्ष ने पराठे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, बात यह है कि मैंने तनु के लिए कुछ सोच रखा है। मेरी तो कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैंने तनु को ही अपनी बेटी बना लिया है, क्योंकि तूने तो कभी उसे अपनी पत्नी माना ही नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर पराठे का निवाला दक्ष के हलक में ही अटक गया।
उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसकी माँ क्या करने वाली है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसकी माँ ने कहा, मैं तनु की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए एक लड़का भी देख रखा है। अच्छा लड़का है, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसके परिवार वाले भी बड़े सीधे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर दक्ष को मानो काट मार गया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी माँ की ओर देखने लगा। उसे इस तरह देखा हुआ पाकर उसकी माँ ने कहा, मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? वह भी एक इंसान है। किसी झूठे रिश्ते में बंधकर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे? और मैं अपनी सेवा के लिए क्यों उस बच्ची के गले में फांसी डालूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने मरने से पहले उसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग जरूर भरूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दक्ष कुछ बोल नहीं पा रहा था। बाबले की तरह आंखें फाड़े अपनी माँ की ओर देख रहा था। उसे अपनी ओर इस तरह देखता हुआ पाकर माँ ने कहा, मुझे इस तरह क्या देख रहा है? आखिर उसे भी तो जिंदगी जीने का पूरा हक है। इतने साल तक तनु और मैं इसी इंतजार में रहे कि शायद तू उसे अपनी पत्नी स्वीकार करके उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ो इन बातों को। लेकिन माँ, क्या तनु इस शादी के लिए तैयार है? दक्ष ने लगभग हकलाते हुए अपनी माँ से पूछा। वो तैयार हो या ना हो, माने या ना माने, मैं उसकी शादी करवा कर ही रहूंगी। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वह तनु को अच्छी तरह जानते हैं। वे लोग उसके हालात से भी परिचित हैं, इसलिए वे खुशी खुशी ही शादी के लिए तैयार हो गए। मैं चाहती हूँ कि अगले महीने सोमवार को देव उठनी एकादशी है। उसी दिन मैं मंदिर में उन दोनों की शादी करवा दूँ। दक्ष के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया था। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। मुंह में पड़ा निवाला उसे जहर के समान महसूस हो रहा था। बगैर कुछ कहे वह उठ गया और हाथ धोकर बाहर निकल गया। दक्ष घर से बाहर तो निकल आया था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में विचार की आंधियां चल रही थीं। वह चुपचाप एक पार्क में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या से क्या हो गया। उसे बार बार तन्नू के साथ किया जाने वाला व्यवहार याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि तनु ने अपनी ओर से उसे खुश करने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन दीपा के प्यार में उसकी ही मति मारी गई थी कि वह उसकी उपेक्षा करता रहा। यहाँ तक कि उसने तो उसे स्पष्ट कह दिया था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाऊंगा। कहाँ तो वह शिमला से अपने मन में हजारों सपने बुनते हुए आया था कि एक बार फिर से वह तनु के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। और वैसे भी माँ गलत क्या कह रही थी? आखिर कब तक तनु इस घर में कुंवारी बहू बनकर अपना जीवन यापन करेगी? दक्ष की आंखों में आंसू भर आए थे। अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि जब आप किसी की उपेक्षा करते हो तो उसे कैसा महसूस होता है। आज उसे शिद्दत के साथ तनु का प्यार महसूस हो रहा था। काफी देर तक उसके दिल और दिमाग के बीच जंग होती रही, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, मैं अपनी तनु को किसी और की पत्नी नहीं बनने दूंगा। मन ही मन उसने मानो एक संकल्प लिया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। दक्ष जब घर लौटा तो उसने देखा आंगन में अमरूद के पेड़ के नीचे तनु और उसकी माँ दोनों बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। तनु माँ की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। दक्ष ने आज पहली बार महसूस किया कि तनु की खिलखिलाहट किसी झरने की तरह संगीत में है, और जब वो हंसती है तो उसके गोरे गालों पर पड़ते हुए गड्ढे उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। जैसे ही उन दोनों ने दक्ष को देखा तो खामोश हो गए। दक्ष ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? माँ ने सहज भाव से कहा। इस बीच तनु चुपचाप उठकर अंदर कमरे में जा चुकी थी। दक्ष की नजरें तब तक उसका पीछा करती रहीं जब तक वह अपने कमरे में नहीं चली गई। अरे, उसकी ओर क्या देख रहा है? बोल ना, क्या बात है? अपनी माँ की झाड़ सुनकर दक्ष को जैसे होश आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप ये शादी रोक दीजिए। तनु की शादी किसी दूसरे से नहीं होने दूंगा। आखिर मैं उसका पति हूँ। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों की परवाह नहीं है मुझे। दुनिया वालों की खातिर मैं किसी निर्दोष लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। और वैसे भी तुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो तेरी क्या लगती है? तू तो अपनी उसी कॉलेज वाली कलमुही को अपनी पत्नी मानता है। तुझे इसकी फिक्र क्यों हो रही है? दक्ष की माँ का गुस्सा मानो फट पड़ा था। पल भर के लिए दक्ष सहम सा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन माँ, तनु की शादी करवाने से पहले आप एक बार जरा यह भी तो सोचिए
कि सारी दुनिया आपके बेटे पर ही थूकेगी। क्यों अपने खानदान और अपने बेटे की बदनामी कराना चाह रही हैं? दक्ष ने अपनी माँ को समझाने की एक आखिरी कोशिश और की। देख बेटा, मैंने तुझे साफ साफ कह दिया है कि मैं उसकी शादी हर हाल में करवा कर रहूंगी। और अगर तुझे अपनी और अपने खानदान की बदनामी की इतनी ही परवाह थी तो इतने सालों तक क्यों उस मासूम को ठुकराता रहा? मैं इस मामले में और कुछ नहीं सुनना चाहती। अपनी माँ से एक जोरदार डांट सुनने के बाद दक्ष खामोश हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह कुछ और कह सके। उसके मन में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था और अब वह किसी कीमत पर तनु को अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहता था। हार कर उसने सोचा कि आज रात तनु से ही बात करके देखता हूँ। शायद वह मुझे माफ़ कर दे और शादी से मना कर दे। यह सोचकर उससे बड़ी तसल्ली हुई। वो बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। आज रात का खाना सबने बड़ी खामोशी के साथ खाया। ना तो माँ ने कुछ कहा, ना ही दक्ष ने। खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चले गए और दक्ष भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही उसे अपनी शादी की पहली रात से लेकर आज तक की सारी घटनाएं याद आने लगीं। उसे याद आ रहा था रातों को अचानक से तनु का उससे लिपट जाना, उसे रिझाने की कोशिश करना। जैसे जैसे वो पुरानी बातें याद कर रहा था वैसे वैसे उसका हृदय और बेचैन हो रहा था। तनु अभी भी रसोई में ही थी। एक लंबे इंतजार के बाद वह कमरे में आई और उसने अपने कपड़े बदले। फिर हमेशा की तरह करवट बदलकर दूसरी ओर मुंह करके बिस्तर पर लेट गई। पहले वाली बात होती तो आज भी दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तो उसे तनु को खो देने का डर पागल बनाए दे रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बात की शुरुआत कैसे करे। उसने खांसी करते हुए तनु का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन तनु उसी तरह दूसरी ओर करवट बदले लेटी रही। हार कर उसने तनु को आवाज़ देकर कहा, तनु, सो गई क्या? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कुछ पल तो कमरे में एक खामोशी छाई रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद तनु उठकर बैठ गई और उसने सवालिया नज़रों से दक्ष को देखते हुए कहा, ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे इस वक्त कहना चाहते हैं? बेहतर होगा हम सुबह बात करें। मुझे तुमसे जो बातें करनी है उसके लिए मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। प्लीज तुम मेरी बात सुन लो। दक्ष की आवाज में एक लाचारी भरी हुई थी। तनु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी के साथ बैठी रही। उसकी खामोशी को हाँ समझकर दक्ष बिस्तर पर बैठ गया और उसने हिम्मत करके हाथ बढ़ाकर तनु का हाथ अपने हाथों में लिया। लेकिन यह क्या, तनु ने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया। तनु के इस तरह अपना हाथ खींचे जाने पर दक्ष को बड़ा बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि एक वक्त तनु ने भी उसकी ओर प्यार का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसने बड़ी बेरहमी से उसे दुत्कारते हुए अपने से दूर कर दिया था। आपको जो भी कहना है दूर से कहिए। शायद आप भूल चुके हैं कि आपने बहुत पहले ही मुझे मेरी जगह बता दी थी। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपना हाथ आपके हाथों में दूं, क्योंकि ये किसी और का हक है। तनु की बात सुनकर दक्ष को मानो एक तमाचा सा लगा। फिर उसने सोचा कि तनु गलत कहाँ कह रही है। उसी ने तो उससे ये बात कही थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दक्ष ने कहा, मुझे आज सुबह माँ ने बताया कि वह तुम्हारी दूसरी शादी करवा रही हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए लड़का भी देख रखा है, लेकिन क्या तुम्हें शादी के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनकर तनु थोड़ी देर खामोश रही। फिर उसने ठंडा सांस लेकर कहा, वो मेरी माँ के समान है। मेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगी। उन्होंने अगर मेरे लिए कुछ सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। मैं उनके किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर दक्ष की रही सही आस भी खत्म हो गई। तनु की बात सुनने के बाद अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वह उसे बता सके कि वह सब कुछ भुलाकर उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर तनु ने कहा, मेरा ख्याल है हमें सो जाना चाहिए। मुझे सुबह सुबह काम है। माँ ने कहा है कि कल घर का काम जल्दी खत्म करके खरीदारी के लिए बाजार भी चलना है। इसलिए बेहतर है आप भी अपनी नींद खराब ना करें और सो जाएं। दक्ष उसके बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाया। उसने एक ठंडी सांस ली और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इतने वर्षों के बाद जब दीपा की असलियत उसके सामने आई तो आज वह दीपा और तनु की आपस में तुलना कर रहा था। तनु जैसी भोली वाली लड़की का जितना उसने अपमान किया है, उसे दुख पहुंचाया है,
शायद भगवान अब उसे सारी जिंदगी इस बात की सजा देगा। आज उसे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था, लेकिन अब वह भला क्या कर सकता था। बाजी तो हाथ से निकल चुकी थी। सुबह जब दक्ष की आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। दिन चढ़ चुका था। उसे जगा हुआ देखकर तनु उसके सामने चाय और पानी का गिलास रख गई थी। दक्ष ने देखा तनु बड़ी फुर्ती के साथ घर के सारे काम निपटा रही थी। उसे याद आया कि रात ही तनु ने उसे बताया कि आज उसे माँ के साथ खरीदारी करने बाजार जाना है। और फिर सचमुच थोड़ी देर बाद तनु और उसकी माँ बाजार जाने के लिए तैयार हो चुके थे। निकलते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटा हमें घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। नाश्ता और खाना दोनों बना हुआ है, तुम खुद से निकाल कर खा लेना। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वह साफ साफ शब्दों में उन सबको बाजार जाने से मना कर दे और इस शादी के लिए भी मना कर दे। लेकिन अफसोस, उसके हाथों में अब कुछ भी नहीं था। इसलिए वह किसी हारे हुए जुआरी की तरह बड़ी खामोशी के साथ अपनी माँ और तनु को बाजार जाता हुआ देखता रहा। सामने टेबल पर पड़ा हुआ चाय का प्याला मानो दक्ष को मुंह चिढ़ा रहा था। उसने चाय का कप लिया और उठाकर दूर फेंक दिया। चाय बिखर चुकी थी और कप भी टुकड़े टुकड़े हो चुका था, बिल्कुल उसके अरमानों की तरह। तनु और माँ बाजार के लिए निकल चुकी थीं। दक्ष के सामने पड़ा हुआ चाय का प्याला मानो उसे मुंह चिढ़ा रहा था। उसने गुस्से से भरकर कप उठाया और जोरों से आंगन में फेंक दिया। कप टुकड़े टुकड़े हो गया था और चाय पूरी बिखर गई थी, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसकी आंखों के आगे कभी तनु का मुरझाया चेहरा घूम जाता था, तो कभी दीपा का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगता था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो दीपा अट्ठास लगाते हुए बोल रही हो कि देखा, मेरी यादों के सिवा तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, कभी नहीं। आज दक्ष को अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने दीपा के झूठे प्यार के चक्कर में अपनी खुशहाल जिंदगी और सुनहरे भविष्य को खुद ही आग लगा दी थी। दक्ष सोच रहा था कि माँ ने तो उसे यह भी नहीं बताया कि आखिर वह शख्स है कौन जिसके साथ उन्होंने तनु की शादी तय की है। काश उसे यह मालूम हो जाए कि तनु की शादी कहाँ हो रही है, तो वह लड़के वालों के घर जाकर शादी को रुकवा देगा। दक्ष पूरे दिन इसी सोच विचार में डूबा रहा और कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। उसकी तंद्रा तो तब टूटी जब उसने माँ और तनु को सामान के साथ घर में सामने खड़े देखा। आंगन में फैले हुए कप और गिलास के टुकड़े को देखकर माँ ने कहा, ये कप और गिलास कैसे टूट गए? दस को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने कहा, बस ऐसे ही अचानक से मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा। माँ ने एक बार घूर कर उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे घर के अंदर चली गईं। लेकिन अगले ही पल फिर वह बाहर आई और दक्ष से बोली, क्या बात है दक्ष, ना तो तुमने नाश्ता किया ना खाना खाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए खाना नहीं खाया। और वैसे भी आपको मेरी क्या पड़ी है? उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराई और उसके पास आकर बोली, क्या बात है, तू नाराज क्यों है? तुझे तो अपनी माँ की मदद करनी चाहिए थी। तन्नू की शादी का दिन भी नजदीक आ रहा है। आखिर मैं अकेली क्या क्या संभालूंगी? माँ की बात सुनकर दक्ष ने गुस्से से अपनी माँ को खजाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, अपनी जिंदगी में मैं पहली ऐसी माँ देख रहा हूँ जो खुद अपने बेटे के माथे पर कलंक का टीका लगाने जा रही हैं और अपने खानदान की इज्जत चौराहे पर नीलाम कर रही हैं। दक्ष की बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर नागवारी के भाव उभरे। उसने गंभीर होकर कहा, तुझे अपनी माँ पर यह आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। अरे शर्म तो तुझे अपने आप पर आनी चाहिए। मैंने तुम्हारी घर गृहस्थी बसाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तूने तो इस रिश्ते को मानने से ही इनकार कर दिया था। अब इन स्थिति में मैं कब तक अपने घर में एक लड़की को कुंवारी बहू बनाकर बिठाए रखती? अपनी माँ की बात सुनकर दक्ष खामोश रह गया। सच ही तो कह रही थी वो। शाम हो चुकी थी। अभी ये दोनों माँ बेटे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी तनु चाय नाश्ता तैयार करके उन दोनों के सामने ले आई। माँ ने चाय के कप के साथ साथ मठरी भी दक्ष के हाथों में थमाते हुए कहा, चल जल्दी से कुछ खा ले, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। विरोध करके कोई फायदा नहीं था, इसलिए दक्ष चुपचाप चाय पीने लगा। उसने सोचा, आज की रात तो मैं अपने दिल की बात तनु से बताकर ही रहूंगा। चाय पीने के बाद दक्ष बाहर घूमने चला गया ताकि उसका दिल और दिमाग को शांत हो सके। जब वह घर लौटा तो रात के 10 बज चुके थे। उसके इंतजार में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी माँ ने चिंतित स्वर में कहा, बिना बताए कहाँ चला गया था बेटा?
हमें फ़िक्र हो रही थी, आज दिन में भी तूने कुछ नहीं खाया। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप खाना निकलवाइए, मैं अभी हाथ मुँह धोकर आता हूँ। इतना कहकर दक्ष घर के आंगन में लगे नल के पास जाकर मुँह हाथ धोने लगा। तनु ने आज खाने में उसका फेवरेट मलाई कोफ्ता बनाया था, साथ में मेथी का पराठा। खाना देखते ही दक्ष के मुँह में पानी भर आया। वैसे भी तनु खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया करती थी। खाना खाने के बाद दक्ष अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। आज वो बड़ी बेसब्री से तनु का इंतजार कर रहा था, ताकि उसे अपने दिल की बात कर सके, इस शादी को रोक सके। काफ़ी देर तक तनु किचन समेटती रही, और जब सारे काम खत्म करने के बाद वह कमरे में आई और कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटने वाली थी कि तभी माँ ने आकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात गए, माँ क्या कहना चाह रही हैं? मन ही मन सोचते हुए तनु ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है माँ, इतनी रात हो गए हमारे कमरे में आई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तनु ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। तब तक दक्ष भी अपने बिस्तर से उतरकर माँ के पास आ चुका था। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहने आई थी कि अब थोड़े ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है, इसलिए तेरा अब दक्ष के साथ इस कमरे में रहना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आज से तुम मेरे बगल वाले कमरे में सोओगी। मैं तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर रही थी, इसलिए देर हो गई। चलो जाओ, अब उस कमरे में जाकर सो जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर दक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ तो वह सोच रहा था कि आज की रात को तनु से बात करके हर हाल में यह शादी को रुकवा देगा, लेकिन यहाँ तो उसकी माँ ने अब तनु का कमरा ही अलग करवा दिया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, तनु जब से इस घर में आई है, इसी कमरे में सोती है, तो फिर भला इसे उस कमरे में सोने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है बेटा, तू नहीं समझेगा। अब ये किसी दूसरे की अमानत है, और तू इसके लिए एक पराया पुरुष है। मैंने वकील से बात कर ली है, कल या परसों वह सारे कागजात तैयार करके घर ले आएंगे। तू बस उन पर दस्तखत कर देना। माँ ने दक्ष का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देते हुए कहा, और फिर उसे उसके बिस्तर पर ले जाकर बैठा दिया। दक्ष का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। कल तक जब वह हर रिश्ते से दूर भाग रहा था, तो सभी उसके पीछे पड़े हुए थे। आज जब वह अपनी भूल सुधारना चाह रहा है, तब सारे लोग इस रिश्ते को तोड़ना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तनु को किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा, और जब तक मैं तलाक नहीं दूंगा, तब तक ये दूसरी शादी होगी कैसे? देखता हूँ मैं भी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, माँ तनु का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर अपने साथ लेकर जा चुकी थी, और दक्ष मन ही मन गुस्से से बावला हुआ जा रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। शायद वक्त इस बार उसकी उपेक्षा कर रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।